है संकट का ही दौर है। और कभी कभी क्या होता है कि जब सरकार कोई नीति बनाती है तो शायद इस बात का ध्यान नहीं रखती कि इसका जो परिणाम होगा वह किस तरीके का होगा, आम जनता किस तरीके से प्रभावित होगी। तो सरकार में बैठे जो नीति निर्माता होते हैं वो अपने ढंग से कागज में एक सर्वे अपना करते रहते हैं और आम जनता जो है हकीकत से रूबरू होती रहती है, उसका अपना मामला होता है। तो जब कहीं दोनों में तारतम्य नहीं बन पाता है तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। नमस्कार आप सभी को और नए साल की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और खूब सारा तरक्की, प्रगति और जो विकास है वह आपके लिए उपलब्ध हो और यही मनाया जाएगा कि 2024 किसी भी प्रतियोगी छात्र से खाली न जाए, कुछ न कुछ उसके हाथ में हो। और उसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट किए थे अपना जो जीएस का सेक्शन है, खास करके एलटी, जीआईसी, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह थोड़ा सकारात्मक था। सकारात्मक इस अर्थ में था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतिम चरण था और क्रिप्स मिशन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या बातें हुई। फिर इसके बाद 1945 में बेबल प्लान आता है। तो बेबल प्लान जब आता है तो वहाँ पर एक संविधान सभा के गठन की बात वहाँ पे भी की गई थी। बेबल जो उसमें भारत के वायसराय थे और शिमला में समझौता हुआ था 1945 में, और जिसको मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया था। यह बात बेबल प्लान से संबंधित है। लेकिन उसके बाद आते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान में अगर हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन, तो यह 1946 में, फरवरी 1946 में आता है। और इस सम्मेलन के कुछ प्रमुख बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि जो संविधान सभा का गठन किया गया वह कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के ही आधार पर किया गया था। जो हमारी संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया और जिसमें 389 सदस्य थे जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित होकर के आए थे, वह जो है कहीं न कहीं इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर थे। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध ओवर हो चुका था तो कहीं न कहीं विश्व राजनीति में एक परिवर्तन भी आ रहा था। इंग्लैंड जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता था, उसकी सत्ता समाप्त हुई और 6 और 9 अगस्त को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया गया, न्यूक्लियर बम जिसे कहते हैं, तो उसके गिरने के बाद यह है अनऑफिशियली कहा जाए तो उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध की जो है समाप्ति हो गई। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो चुकी थी, जो आर्थिक ढांचा है पूरा चरमरा गया था, ध्वस्त हो गया था। और इंग्लैंड भी मजबूर था कि भारत या जो उपनिवेश थे उसके उनको धीरे धीरे मुक्त करे और वह अपना देश बचा ले। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था आपके फेवर में नहीं होती है तो अलगाव या टूटना जो है वह व्यापक स्तर पर शुरू होता है। और इस बात को जो है अफ्रीका में जो इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड में का जो उपनिवेश लैटिन अमेरिका में था, नॉर्थ अमेरिका के देशों में कहीं कहीं जो व्यवस्थाएं थी उनकी, या एशिया का देश, यह सब जान गए थे कि अब जो है कहीं कहीं इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन करने की स्थिति में नहीं। तो अब रिजल्ट क्या होता है इसका? रिजल्ट ये होता है कि एक योजना लाई जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसे देख रहे हैं कि फरवरी 1946 में भारत में आता है। इसमें पहला जो उपबंध किया गया, प्रमुख उपबंध देखिए, एक लचीले संघवाद के निर्माण का उपबंध किया गया। पहला पॉइंट है यहाँ, एक लचीले संघवाद के निर्माण का उपबंध किया गया। निर्माण का उपबंध किया गया। ठीक, क्या? लचीला संघवाद, फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म। तो लचीला किस अर्थ में कह रहा है?
कि कुछ लक्षण ऐसे हों जो संघवाद की तरफ जाते हों और कुछ ऐसे हों कि जो एकात्मकता की तरफ भी रहें, क्योंकि भारत इस स्थिति में नहीं था कि वो पूर्ण संघ की व्यवस्था को लागू कर पाता या स्वीकार कर पाता उस समय, क्योंकि भारत विविधताओं का देश था। और किसी ऐसे देश में जहाँ पर विविधता हर स्तर पर व्याप्त हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक ढांचा जो उसका था वह काफ़ी विविध था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से कहीं हमें जो हमारे तमाम रियासतें थीं उनको भी भारत में एकोमोडेट करना था, शामिल करना था, एक उचित स्थान दिलाना था। दूसरी बात थी कि भारत की स्वतंत्रता को भी कहीं हमें सुरक्षित रखना था। इसी कड़ी में एक पहला जो परिवर्तन इसमें होता है, एक लचीले संघवाद के निर्माण का उपबंध किया गया, जिसके अंतर्गत क्या रहा है, जिसके अंतर्गत विदेश नीति, ध्यान से देखते चलेगा, विदेश नीति की बात कर रहा है। इसके अलावा संचार एवं रक्षा, ये तीन बातें हैं। विदेश नीति, संचार एवं रक्षा। संचार मतलब कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक, कम्युनिकेशन, और डिफेंस सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी, ये तीन बातें संघ के अंतर्गत रखी गई, ठीक। और अन्य सभी विषयों पर अन्य रक्षा जो है यह संघ के अधीन रखा गया, और अन्य सभी विषय राज्यों के अधीन रखे गए, राज्यों के अधीन रखे गए, ठीक। तो यह एक उपबंध जो आप देखेंगे कि काफी महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा जो संविधान सभा का गठन हुआ वह किस आधार पर हुआ, तो कह रहा है कि प्रांतों द्वारा निर्वाचित जो मनोनीत किए गए सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, और इसका जो निर्वाचन हुआ वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ, अर्थात जनसंख्या को ध्यान दे करके, और 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी उस समय भारत में। 10 लाख की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आज आप लोकसभा देखते हैं, विधानसभा देखते हैं, तो 1971 की जनगणना का फार्मूला 1971 की जनगणना का फार्मूला वहाँ लागू है कि उसी जनसंख्या के रेशियो में सीटें निर्धारित की गई। वही चीज़ वहाँ पर हुआ था उस समय कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई और यह अधिकार प्रांतों को दिया गया, ठीक। तो उसको कैसे लिखेंगे, क्या रहा, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन प्रांतों की विधानसभा के, प्रांतों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया, के आधार पर किया गया, और रेशियो क्या रखा गया, 1:1:10 लाख, 10 लाख, यह रेशियो रखा गया। मतलब एक प्रतिनिधि जो है वह 10 लाख की आबादी पर लाया जाएगा, ठीक। इसके बाद निर्वाचक, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, निर्वाचक मंडल को तीन वर्गों, मुसलमान, सिख एवं अन्य के रूप में विभाजित किया गया।
ठीक, यह बातें यहाँ पर हुई कि एक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। वह निर्वाचक मंडल आप देख रहे हैं कि 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें मुसलमान, सिख और अन्य में ही हिंदू भी आते थे, इन्हें भी यहीं तीसरी कैटेगरी में शामिल किया गया था। यह सब मिलकर के कर रहे थे। ठीक, अब कह रहा है कि कितने सदस्य होंगे वो उसको देख लिया जाए। तो 1946 की संविधान सभा में 389 सदस्य, 389 सदस्य निर्वाचित करके भेजे गए थे। कैसे कैसे भेजा गया था भैया? कह रहा है कि 292 भारतीय प्रांतों, 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से निर्वाचित करके भेजे गए थे। और इसके बाद 93 देशी रियासतों, 93 देशी रियासतों, तीसरा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरेट से, चीफ कमिश्नरेट से भेजा गया था। ठीक, तो इन सब का एक उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुल भारतीय सदस्य कितने थे? तो कह रहा है कि 292, फिर 93 देशी रियासतों के और 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरेट। यह विभाजन के पूर्व की स्थिति है, विभाजन के पूर्व की स्थिति है। तो संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक इसकी शुरू होती है। और आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जाकर के हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में यह संविधान बन करके तैयार हुआ। विश्व का सबसे लंबा संविधान इसे कहा जाता है। ठीक है ना? तो यह सारी बातें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन अब यहाँ पर यह देखा जाए कि कैबिनेट मिशन का जो अंतिम उद्देश्य था वह क्या था? उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था वास्तव में इन सबके पीछे, तो कह रहा भविष्य के संविधान के निर्माण का प्रारूप, भविष्य के संविधान के निर्माण का प्रारूप तैयार करना, यह पहला उद्देश्य था इसका। एक ड्राफ्ट तैयार करना संविधान का जो। और दूसरा जो मैटर था वह अंतरिम सरकार की स्थापना करना, अंतरिम सरकार। अब आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब होगी? जब यह क्लियर हो जाएगा कि भैया भारत अब आजाद होने जा रहा है, तो अब आप अपनी अंतरिम सरकार बना लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद आपके पास कोई सरकार ना हो। तो हम तब तक रुके हुए हैं। कारण क्या था उसका? 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो इंग्लैंड में एक नेता थे जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली वह लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। और इंडिया के तमाम ऐसे लोग जो इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे और वहाँ पर इंग्लैंड की नागरिकता भी उस समय तक हासिल कर चुके थे, उन लोगों ने, जो भारतीयों की जनसंख्या इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड के नागरिक हो चुके थे, उन्होंने क्लेमेंट एटली का समर्थन इस आधार पर किया कि क्लेमेंट एटली ने अपने चुनाव में कहा था कि यदि लेबर पार्टी, वह लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, सत्ता में आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आते ही पहला काम क्या करेगी कि हम भारत को आज़ाद करेंगे, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई उपनिवेश बना करके किसी देश को नहीं रखना चाहते हैं। हम दासता के, स्लेवरी सिस्टम के विरोधी हैं और यह हम करेंगे। और संयोग देखिए कि भारतीयों ने भी वहाँ पर इंग्लैंड में उनका समर्थन कर दिया चुनाव में, और लेबर पार्टी चुनाव जीत गई। लेबर पार्टी की चुनाव जीतते ही भारत की आज़ादी का भी रास्ता साफ हो गया, भारत आज़ाद हो गया। तो वह सारा माहौल बन चुका था, इसलिए वह सारे काम जल्दी जल्दी कर रहा था कि हाँ भैया अब आप अपना आगे का मामला देखिए। ठीक है ना? तो यह सारी बातें जो है 1946 के भारत सरकार अधिनियम या एक कहें कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था
उसमें किया गया था। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि अंतरिम सरकार कैसे कैसे गठित होती है। तो जैसा कि यहाँ पहले बताया गया कि हिंदू, मुस्लिम और सिख है, तीन के आधार पर यह सारा एरिया विभाजित किया गया था। तो हिंदू बहुसंख्यक प्रांत कौन थे, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत कौन थे, उन चीज़ों का भी एक हवाला यहाँ पर आपको दिया जाएगा, उसको देखा जाए। तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। ठीक, तो जब इंटरिम गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रांतीय विधानमंडल को 3 समूहों में विभाजित किया गया। प्रांतीय विधानमंडल को 3 समूहों में विभाजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, और इसको ध्यान रखना है, 3 समूहों में विभाजित किया गया। चलिए भैया, ये तो पहला काम हो गया। वह समूह कौन कौन से थे? हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, पहला हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत कौन कौन से थे उस समय ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उस समय मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, और इसके बाद मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा, बिहार एवं उड़ीसा, यह सब हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या उसमें ज्यादा हुआ करती थी। दूसरा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। तो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में अगर हम इसमें देखें तो इसमें पंजाब, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और वहां पे सीमांत प्रांत एवं सिंध का एरिया। कहां का? सिंध का। ठीक, तीसरी कैटेगरी में बंगाल एवं आसाम थे, बंगाल एवं आसाम का एरिया, इन्हें रखा जाए उधर के एरिया। तो यह सारी चीजें यहाँ पर इसमें हो रही थी, और इसका हम देख सकते हैं कि कितना महत्व है, कैसे कैसे भविष्य का भारत बनने जा रहा था, किनको कहां से क्या प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, सारी बातें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कितने सदस्य होते, कितने मंत्री होते कुल, तो कह रहा है, आगे का पॉइंट है कि अंतरिम सरकार में या कैबिनेट मिशन योजना में, कैबिनेट मिशन योजना में 14 सदस्य, 14 सदस्य, मतलब 14 सदस्य आता है। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। टोटल कितने सदस्य होंगे? 14 सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का वो प्रावधान यहाँ पर किया गया, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के, 6 सदस्य कांग्रेस के। चलिए भैया, हो गया, कांग्रेस को तो मिल गया उनका प्रतिनिधित्व। 5 मुस्लिम लीग के, 5 मुस्लिम लीग के, वही 3 ग्रुप हैं। और तीसरा जो है, एक सिख, एक सिख, ठीक, एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन, एक पारसी, एक पारसी। यह कुल मिलाकर के सारे प्रतिनिधि थे। तो आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे कांग्रेस से, 6, 5, 11, 1, 12
और एक 13 और एक 14, कुल मिलाकर के 14 लोग जो है इस अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। मंत्रियों की संख्या जो कुल होती है प्रधानमंत्री मिला करके वह संख्या निर्धारित कर दी गई भैया 14, और सबके प्रतिनिधि यहाँ पर फिक्स कर दिए गए जनसंख्या के अनुपात में। यह चीज भी बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रही। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो इसका गठन कब किया गया, तो कह रहा है कि 2 सितंबर 1900 जो है 46 को सरकार का गठन किया गया। सरकार का गठन किया गया अंतरिम सरकार का। यहां समझने के लिए सरकार का गठन मतलब अंतरिम सरकार के गठन की बात हो रही है, उसका गठन यहां पर किया गया। तो चलिए अंतरिम सरकार का गठन हो गया। तो अंतरिम सरकार इसलिए गठित की गई कि ताकि उसी के द्वारा संविधान सभा के गठन का मार्ग खुल सके, संविधान सभा का गठन किया जा सके। तो वह चीजें भी जो है यहाँ पर आगे बात चल रही थी। आगे फिर हम देखते हैं 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार को ज्वाइन करती है। कौन ज्वाइन करता है? मुस्लिम लीग। इसने जो है अंतरिम सरकार को ज्वाइन किया। ठीक, इसने कर लिया भैया, ज्वाइन कर लिया। चलिए ठीक है। अब इसके बाद और क्या कह रहा, तो कह रहा है कि इसमें अब जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, पहले मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था कि हम अंतरिम सरकार ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जैसे मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, अब यहाँ के 3 सदस्य कांग्रेस से, जो अन्य सारे हो गए थे मुस्लिम लीग की जगह पे भी कांग्रेस के हो गए थे, वहां 3 सदस्यों को रिजाइन देना पड़ा। तो कांग्रेस के, ऐसे समझिएगा, कांग्रेस के 3 सदस्यों को त्याग पत्र देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसमें कौन कौन से लोग थे, तो कह रहा है कि शरद चंद्र बोस, यसे बोस, यह थे अली जहीर थे, अली जहीर, ये मुस्लिम लीग के नहीं बल्कि कांग्रेस से थे, ठीक है ना। तो अली जहीर साहब थे और सफात खान थे, सफात खान, इन्हें भी जो है त्याग पत्र देना पड़ा। तो 2 मुस्लिम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही मुस्लिम, जब मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था कि हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, तो पंडित नेहरू ने उनको फिर भी दबाव दे करके कहा कि नहीं, जो अन्य मुस्लिम हैं उन्हें हम शामिल कर लेते हैं, ताकि कोई न कहे कि मुसलमानों को वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस की तरफ से थे, अली जहीर साहब भी और सफात खान साहब भी, तो जैसे ही यहाँ पर मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है हम अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं, वैसे ही इन्हें भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कांग्रेस से संबंधित मंत्री कौन कौन से थे, उनको देख लिया जाए। कांग्रेस से संबंधित मंत्री कौन कौन से थे और कौन सा मंत्रालय था। तो इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्या क्या था, तो आप जानते हैं यह सरकार में उपाध्यक्ष के पद पर थे, उपाध्यक्ष के पद पर थे। इनके पद का नाम उसमें प्रधानमंत्री नहीं था बल्कि उपाध्यक्ष का पद इनको दिया गया था। तो इनके पास विदेश व राष्ट्रमंडल मामले थे, विदेश एवं राष्ट्रमंडल। आप जानते हैं आजादी के बाद में नेहरू जी विदेश मंत्रालय अपने ही पास रखे रहे थे, यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पटेल जी थे, पटेल जी के बाद सरदार पटेल, इनके पास क्या था,
तो सरदार पटेल साहब के पास जो गृह सूचना प्रसारण था, गृह सूचना एवं रियासत संबंधी मामले, रियासत संबंधी मामले, यह सारी चीजें किसके पास थी? तो कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। यह तीनों ही मंत्रालय बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। उस मंत्री मंत्रालय तो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के बाद जो सेकंड नंबर पर मंत्रालय कोई होता है तो वह गृह मंत्रालय होता है। तो नेहरू के बाद का पोर्टफोलियो सब इनके पास रहा। सूचना उस समय काफी इंपॉर्टेंट थी, वह भी इनके पास आई। रियासत संबंधी जो देशी रियासतों का मैटर था वह भी सरदार पटेल साहब के साथ आया। रक्षा किसको दिया जाए? तो रक्षा मंत्रालय बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यह बलदेव सिंह साहब के पास था। बलदेव सिंह सरदार थे, इनके पास रक्षा मंत्रालय आ गया। ठीक, सरदार जी थे तो मनाया जाता है, मार्शल लोग थे लोग। शिक्षा से राजगोपालाचारी, शिक्षा से राजगोपालाचारी। ठीक, इनके पास दे दिया गया शिक्षा मंत्रालय। और CH भाभा, CH भाभा, अगर इनको हम देखते हैं तो इनके पास बंदरगाह, कार्य, खान एवं बंदरगाह, यह मंत्रालय जो कह सकते हैं कि उसमें पैसे की खान रहे होंगे तो भविष्य में भी रहे, तो यह दे दिया गया CH भाभा साहब को। अब अगला नंबर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद साहब के पास कौन कौन सा मंत्रालय था, जरा उसको देख लीजिए। खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि। बहुत सारे लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि नेहरू की वजह से इन्हें उचित मंत्रालय नहीं मिला, लेकिन जो भी चीजें रही उस समय अपना एक सोच समझ करके लोगों ने किया होगा, तो उस चीज को भी समझना है क्या है। अब श्रम विभाग किसको दिया गया? तो बाबू जगजीवन राम को। बाबू जगजीवन राम, यह भी पूछा जाता है कि किसके पास था। ठीक, जगजीवन राम। ठीक, तो इनको दिया गया श्रम मंत्रालय। यह हो गए भैया कांग्रेस के सारे मंत्री जिनके पास से तमाम मंत्रालय रहे। अब लास्ट आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग के पास कौन कौन से मंत्रालय रहे। मुस्लिम लीग के पास जो मंत्रालय थे उनकी बात करिए। वित्त मंत्रालय बहुत पूछा जाता है, आप देखते होंगे लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान। ठीक, इनके पास वित्त रहा। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो वाणिज्य, वाणिज्य भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। आई सुंदरीगढ़, आई सुंदरीगढ़ के पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहा, सुंदरीगढ़। और फिर विधि जैन मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि मंत्रालय, JN, इनका नाम था जोगेंद्रनाथ मंडल। इनके पास यह रहा। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य गजनफर अली, गजनफर अली, इनको दिया गया। लास्ट है संचार विभाग, संचार विभाग। अब संचार का जो मैटर था यह अब्दुल रबनस्ता साहब को दिया गया। अब्दुल और
स्तर आपको दिया गया। तो यह सारे विभाग थे जिन्हें आप देख सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है, और आपके परीक्षाओं के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम लोग रुकते हैं, और हमने कहा कि नए साल में जब आप देख रहे हैं कि एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग क्लास शुरू किए, आप लोग थे नए ऊर्जा के साथ जुड़िए, और निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सेक्शन पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिए और जम के पढ़िए, क्योंकि यही रास्ता सफलता की तरफ जाता है। तो हार्डवर्क करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।